हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोग का यूकेपीएससी का असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, तो उसकी कॉमर्स की मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही थी। तो आज की वीडियो में आप लोग का 9 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। आज की वीडियो में 10th जो है प्रैक्टिस सेट आप लोग का अपलोड होगा। अब जो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी वो आप लोग के सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। जैसे कि आज की वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन जो है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो रहेंगे। इसी तरह आगे की जो वीडियोस आएंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है। तो इसी तरह सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे कि आप लोग के सब्जेक्ट की अच्छे से आप लोग को समझ हो जाए कि क्या कहाँ पर वीक है आपका, किस पोर्शन में आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर किया करिए वीडियो को। और अच्छी लगे वीडियो तो मुझे कमेंट भी किया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोग को और ज़्यादा जो है तैयारी करवाने के लिए और अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए। तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेट किया करिए और लाइक कर दिया करिए और शेयर भी करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ज़रूरी काम है, सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। वित्तीय विवरण होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनुमानित तथ्य एस्टिमेटेड फैक्ट्स, प्रत्याशित तथ्य एंटिसिपेटेड फैक्ट्स, अभिलिखित तथ्य रिकॉर्ड फैक्ट्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या बताना है कि जो वित्तीय विवरण होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। कौन कौन से बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं। इसी तरह के बहुत से स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो समझ लीजिए या किन तथ्यों पर, किन फैक्ट्स पे आधारित होते हैं कि वो अनुमानित होते हैं, प्रत्याशित होते हैं, अभिलिखित होते हैं। अनुमानित के पहले से हमने अंदाज़ा लगाया कि इस तरह से होगा, तो एक अनुमान के आधार पर हमने जो है उनको तैयार कर लिया। प्रत्याशित किस तरह का हो सकता है, अभिलिखित जो पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे हमारे, उसी के बेस पर हमने उन्हें तैयार किया। तो आपको पता ही होगा कि किसके बेस पर होते हैं। तो मेनली जो हम लोग तैयार करते हैं वो रिकॉर्डेड बेस पर तैयार करते हैं, और जो रिकॉर्डेड बेस पर फाइनेंशियल अनुमान स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो निर्णय लेते हैं फ्यूचर के लिए कि क्या जो फ्यूचर में करना है, किस तरह से करना है, क्या कमियां रह गई उन्हें कैसे सही करना है, कौन कौन सी चीज़ें में जो है हम अच्छे जा रहे हैं, कहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उसे हमें कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अभिलिखित तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखा विधि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज विषयगत, सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, विषयगत एवं वस्तुनिष्ठ दोनों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो प्रबंधकीय लेखा विधि होती है वो किस तरह की होती है। तो आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं कि ये हमें निकालना है। जैसे कि जो आप लोग एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस में प्रॉफिट का करते हैं या फिर तरलता का करते हैं, इन सब चीज़ों का ही तो करते हैं। तो क्या है, आपके पास एक सब्जेक्ट होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह की होती है, ये विषयगत होती है, सब्जेक्टिव होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किससे रिलेटेड है। लेखांकन समंकों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग डाटा, लागत समंकों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग डाटा, लेखांकन समंकों के प्रस्तुतिकरण से, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, इन सभी से, विद ऑल दीज। तो आपको बताना है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है वो किससे रिलेट करता है, किन चीज़ों से। तो आपको पता होगा, अभी पहले के क्वेश्चन में हमने देख लिया कि जो हम जो तैयार करते हैं आगे क्या जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो किसके बेस पे बनाते हैं, जो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डेड होते हैं। तो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डेड हैं, तो एक बात तो सिंपल से समझ में आ गई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगी उसका संबंध लिखने से नहीं होगा, रिकॉर्ड्स करने से, लिखने से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। कहाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम कर रहे थे तो वहीं पर हमने, या कॉस्ट अकाउंटिंग में ही उनको रिकॉर्ड कर लिया था। अब उनके बेसिस पे आगे हम एनालिसिस कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे के लिए रणनीतियाँ तैयार करनी है, क्या कमियाँ हैं, इन सबको देख रहे हैं। तो किससे संबंधित नहीं होगा, तो वो हमारा लेखांकन से संबंधित नहीं होगा। तो चाहे वो लेखांकन समंकों का हो या फिर लागत समंकों का, दोनों से नहीं होगा। तो किससे हो जाएगा, समंकों के प्रस्तुतिकरण से, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वैधानिक रूप से बाध्यकारी, लीगली ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य, कंपलसरी, ऐच्छिक, ऑप्शनल, कुछ उपक्रम के लिए अनिवार्य और अन्य के लिए ऐच्छिक।
कंपल्सरी टू सम एंड ऑप्शनल टू अदर्स। तो आपको बताना है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन होता है वो किस तरह का होता है। आपने देखा होगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो कंपल्सरी होती है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी वो कंपल्सरी नहीं होती है, वो पूरी तरह से ऑप्शनल होती है। जो भी बिजनेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। मेनली ये की ही इसलिए जाती है जिससे कि यही जाना जा सके कि जो अभी तक हमने जो भी स्टेटमेंट्स बनाए थे उसके आधार पर हमारी स्थिति क्या है, या आगे हमें किस तरह से स्वयं को सुधारने की ज़रूरत है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, इन सारे, या फ्यूचर में कुछ हमें कार्य करने हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, कुछ कम करना है, तो उन सब के निर्णय लेने के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए मेनली किया जाता है। इसमें जो सबसे लास्ट में जाकर के चैप्टर आप पढ़ते हैं वो डिसीजन मेकिंग ही पढ़ते हैं, डिसीजन लेना कि कोई कार्य करना है या नहीं करना है, या कुछ आपने पढ़े होंगे इसमें कि जो है एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिया जाता है साइकिल की घंटी वाला, बाजार से खरीदनी है या खुद बनानी है, इसका निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, व्यवसाय को बंद कर देना है या इस सीमा तक, इस लेवल तक हमें चालू रखना है। तो वो सारी चीज़ों के निर्णय लेने के लिए ही किए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हाईली सेंसिटिव टू सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, गवर्नमेंट नीड्स, विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, इन्वेस्टर्स नीड्स, प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति, मैनेजमेंट नीड्स, इन सभी के प्रति, टुवर्ड्स ऑल दीज नीड्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो प्रबंधकीय लेखा की विधि होती है वो किसके लिए, इसको सिंपल से समझ लीजिए। पूछने का मतलब है किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उपयोगी है। तो किसके लिए हो जाती है? सिंपल सी बात है, सरकार के लिए नहीं होगी, विनियोक्ताओं के लिए नहीं, किसके लिए होगी? प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए होगी। प्रबंध के लिए ही की जा रही, नाम ही है उसका प्रबंध की लेखांकन, प्रबंध के लिए किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंध की सहायता करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट। केवल नियोजन में, ऑनलाइन प्लानिंग, केवल निर्देशन में, ऑनलाइन डायरेक्शन, केवल नियंत्रण में, ऑनलाइन कंट्रोल, नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण सभी में, इन प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर ये जो हेल्पफुल हो जाती है वो तीनों में ही हेल्पफुल होती है। प्लानिंग करने में भी, क्योंकि आज हमने डाटा का एनालिसिस किया, उसी के बेसिस पर हम आगे क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि रेशियो एनालिसिस में हम जो निकाल रहे हैं, जो लाभदायकता अनुपात होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, उसी के बेसिस पर हम ये देख रहे हैं कि कितनी हमारी सेल हो रही है और कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है सेल का कितना % हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो हमें उसे बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालते हैं, तो वहाँ पर ये देखते हैं कितनी ज़्यादा कैपिटल हमारी उसमें इन्वॉल्व है और कितना वापस पलट करके आ रही है। इस सारी चीज़ों को देख कर ही तो हम अंदाज़ा करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या प्लानिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लानिंग तैयार करते हैं। डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है और कंट्रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंधकीय नियंत्रण का एक हथियार, एक जो है अस्त्र या इंस्ट्रूमेंट का माना जाता है, वेपन माना जाता है नियंत्रण करने के लिए प्रबंधकीय लेखा विधि को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मानवीय संसाधन लेखांकन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रबंधकीय लेखा विधि का कौन सा उपकरण नहीं है? माप लागत विधि है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे ये पता किया जाता है कि वेरिएशन कितना है, वेरिएशन जितना है उसी के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है जो बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बजट तैयार किया जाता है, उसके बाद जो भी हमारे व्यय हुए होते हैं एक्सपेंसेस, उससे आपस में कंपेरिजन किया जाता है। फिर है निर्णय लेखांकन, तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा टूल है निर्णय लेने के लिए। कौन सा नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं है, मानव संसाधन लेखांकन जो होगा वो इसका मेन अगर कहा जाए टूल तो वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न विद चयन की समस्या से, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, कारण परिणाम संबंधों से, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्यवहारों के अभिलेखन से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, केवल ए एंड बी से, ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पर बताना है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन है वो किससे रिलेट करता है, किससे कंसर्न है। तो यहाँ पर ये जो कंसर्न होगा वो ए एंड बी दोनों से होगा। चयन की समस्या, क्या चुनना है क्या छोड़ देना है, कारण परिणाम संबंधों से कि क्या कारण रहे इसकी वजह से इस तरह से हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, तो दोनों से रिलेट करता है। व्यवहारों के अभिलेखन से, कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग मिले तो इसको आप ट्रिक समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग जहाँ पर भी आएगी ना तो वो ऑप्शन आपका गलत ही होगा। बाकी सारी चीज़ों से निर्णय की बात आ रही है तो आपका 100% करेक्ट है, निर्णय लिए जाते हैं। नियोजन के लिए ज़रूरी है, नियोजन भी किया जाता है। प्रबंध की सहायता के लिए ज़रूरी है, वो भी किया जाता है। तो ट्रिक तरह उसको ले लीजिए कि अगर अभिलेखन की बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग का कोई काम नहीं होता है प्रबंध की लेखांकन में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी।
ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखाविधि एक फ्रेमवर्क है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज ए फ्रेमवर्क फॉर लेखांकन के लिए, फॉर अकाउंटिंग लागत लेखांकन के लिए, फॉर कॉस्टिंग निर्णय के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग प्रबंधन के लिए, फॉर मैनेजमेंट। इतनी देर में आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। जैसे मैंने भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं भी देखूँ आप लोग को कितना समझ में आया है जो मैंने आपको समझाया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? हु इज द ऑरिजिनेटर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? आपको बताना है कि जो प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा है इसके प्रवर्तक कौन है? जे बेट्टी, जे एच ब्लेस, आर एन एंथोनी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो आपको बताना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं या किसने इसकी विचारधारा की शुरुआत करी थी। तो इसकी विचारधारा की शुरुआत किसने की थी? वो थे जेम्स एच ब्लिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको बताना है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो आगे बनाया जाता है जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर के बैलेंस शीट भी चाहिए होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहिए होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी यूज़ किया जाता है। तो इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया जाएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है जो भी संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है। तो इसको भी आंसर में हम शामिल करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? शीट इज समतल, हॉरिजॉन्टल, लंबवत, वर्टिकल, लंबवत या समतल या लंबवत, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, समतल एवं लंबवत, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो आपको बताना है कि जो बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसका प्रारूप क्या होता है या वो किस तरह की होती है। तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी, या तो हॉरिजॉन्टल होती है या फिर वर्टिकल होती है, दोनों में से कोई एक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में सेम आपको सेम लग रहा होगा लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी का मतलब कहने का ये है कि समतल भी होगी और लंबवत भी होगी, समतल एवं लंबवत। तो दोनों तो नहीं हो सकती, या तो समतल होगी या तो लंबवत होगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसी तरह आपको उलझाएगा, क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहीं पर सारे मार्क्स कट होते हैं हम लोग के, जहाँ पर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। बहुत ज़्यादा सोचने से भी ये होता है कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। एक बार जब कभी कभी माइंड में जो क्लिक करता है वो आंसर करेक्ट होता है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा हम सोचने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर कंफ्यूज होकर के आंसर गलत कर देते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म करेंट एसेट डज नॉट इंक्लूड्स स्टॉक, डेटर्स, कार, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो करेंट एसेट होती है उसमें से कौन सी चीज़ इसमें नहीं आएगी। स्टॉक भी आता है, डेटर भी आता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आता है। कार नहीं आती। कार क्या हो जाएगी? कार होती है हमारी फिक्स्ड एसेट, ना कि करेंट एसेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाभ हानि खाता डैश के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो नोन एज डैश। अर्जित विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स, आय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, क्रियात्मक विवरण, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मली हम लोग P&L अकाउंट ही बोलते हैं, तो और किस नाम से इसको कहा जाता है? तो इसको अर्जन विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी कहा जाता है और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है। तीनों ही नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लिखा हो आय विवरण, तो वहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। उसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण डैश की सारांश प्रस्तुत करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ डैश अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटीज, ऑल द अबव। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बना रहे होते हैं तो किसकी समरी होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो संपत्ति और दायित्व की अगर हम बात करते हैं तो वो किस में आते हैं? संपत्ति एक साइड एसेट, एक साइड लायबिलिटी, किस में होती है? बैलेंस शीट में होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है संपत्ति या दायित्व तो शामिल नहीं किए जाते। आप जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्या होता है? क्या सिर्फ बैलेंस शीट से बनता है? नहीं बनता। किससे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमको चाहिए होता है। तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट भी एक अकाउंट है। तो दोनों में ही आपका अकाउंट जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर जो आंसर लगेगा आपका तो हो जाएगा खातों का, अकाउंट्स के जो विवरण होता है, वित्तीय विवरण हम जो बना रहे होते हैं वो खातों का सारांश होता है, अकाउंट्स का सारांश होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षैतिज विश्लेषण डैश के नाम से भी जाना जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज।
गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस, कालमाला विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस, अंतरफर्म विश्लेषण, इंटरफर्म एनालिसिस, उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो आपने पढ़ा होगा जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण चैप्टर है उसमें कि जो क्षैतिज विश्लेषण होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसे इन तीनों ही नामों से जाना जाएगा। एग्जाम में मोस्टली ना डायनेमिक एनालिसिस पूछता है कि डायनेमिक एनालिसिस कौन सा है, तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को ही बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही टाइम सीरीज एनालिसिस प्लस इंटरफर्म एनालिसिस, इन तीनों ही नामों से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंबवत विश्लेषण जाना जाता है गतिशील विश्लेषण, डायनेमिक एनालिसिस, स्थिर विश्लेषण, स्टैटिक एनालिसिस, आंतरिक विश्लेषण, इंटरनल एनालिसिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पहले के ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो डायनेमिक एनालिसिस है वो कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। हटा दीजिए ये वाला, ये गलत हो गया हमारा। उसके बाद जो स्थिर विश्लेषण दे रखा है स्टैटिक एनालिसिस, तो यहाँ पर जो लंबवत विश्लेषण है उसे स्टैटिक एनालिसिस के ही नाम से जाना जाता है, स्थिर विश्लेषण के नाम से। आंतरिक विश्लेषण भी नहीं होगा, सिर्फ आपका स्थिर विश्लेषण होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ए शेयर होल्डर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंतरिक विश्लेषण का इंटरनल एनालिसिस, बाह्य विश्लेषण का एक्सटर्नल एनालिसिस, लंबवत विश्लेषण का वर्टिकल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो यहाँ पर आपने पढ़े होंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रकार। तो इसमें एक ये भी था कि आंतरिक विश्लेषण और बाह्य विश्लेषण। तो यहाँ पर जो प्रबंधकों के लिए किया जा रहा है तो वो आंतरिक हो जाएगा, लेकिन जो अंशधारियों के लिए किया जाता है वो कौन सा हो जाता है? वो एक्सटर्नल हो जाता है, बाह्य विश्लेषण हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय के डैश की प्रवृत्ति को इंगित करता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वित्तीय विवरणों की तुलना की जाती है आपस में, तो उससे जो व्यवसाय की किस तरह की प्रवृत्ति का हमें पता चलता है। लाभदायकता का बिल्कुल पता चलता है कि कितना प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी ये भी पता चलता है, और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलती है। तो तीनों ही चीज़ें इससे पता चलती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल। तो यहाँ पर जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है, तो पहले मैंने बताया था कि सारी तरह के अकाउंट आ जाते हैं, तो ये तीनों ही इसमें क्या होंगे? आ जाएंगे, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विनियोग हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कैन बी करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंगिबल एसेट, आइदर ए आर बी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो वो करेंट एसेट होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म दे रखी है तो उसे हम मानते हैं फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन में चीज़ें दे रखी हैं, करेंट भी फिक्स्ड भी, साथ में एक और ऑप्शन ऑप्शन डी, तो जो ऑप्शन डी जो दे रखा है तो वहाँ पर आइदर ए आर बी कहा है, ए या बी कुछ भी। तो हम हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा जो नियर अबाउट जा रहा है वो ऑप्शन डी को ले लेते हैं कि करंट एसेट भी हो सकता है या फिक्स्ड एसेट भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आइदर ए आर बी, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट एसेट? व्यापारिक विनियोग, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रोदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, देनदार, डेटर्स। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मद है जो कि चालू संपत्ति नहीं है, यानी कि कौन सी आपको निकालनी है? स्थिर संपत्ति निकालनी है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल और प्रोदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? तो सीधी तरह से तीनों करंट एसेट हो रही हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा था, क्या तो करंट भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम उसको ही फिक्स्ड मान लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रय के कारण स्थायी संपत्तियों में वृद्धि का परिणाम होता है। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू परचेजेस। यहाँ पर अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि अगर हम परचेज कर रहे होते हैं फिक्स्ड एसेट को, तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन होता है, हम यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर स्रोत नहीं होगा, यानी कि उसका हम यूज़ कर रहे हैं। सोर्स नहीं होता, एप्लीकेशन होता है, प्रयोग होता है कोष का। और अगर जो है सेल कर रहे होते फिक्स्ड एसेट को, तो सेल करने से वो सपोज कर लिए फर्नीचर है, आपने उसको सेल कर दिया, तो फर्नीचर जाएगा और क्या बदले में आएगी? कैश आएगी। तो कैश आ रही है तो क्या होगा? वो फंड का सोर्स हो जाएगा, हमारा स्रोत हो जाएगा कोष का। यहाँ पर क्योंकि हम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमारा कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? एप्लीकेशन हो रहा है, कैश का प्रयोग हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इंडिकेट्स चेंज इन करेंट एसेट, चल संपत्तियों में परिवर्तन, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग, सोर्सेज ऑफ फंड, कोष का स्रोत। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको आपने सेल कर दिया। तो अभी पहले ही मैंने बताया था कि अगर सेल कर रहे हैं हम तो क्या होता है, कैश हमारी आती है और जिस चीज़ को कर रहे होते हैं वो चीज़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो सोर्स हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ फंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है 4-1 में दे दे और आपसे कहे कि आपस में मैच करिए। मैचिंग करने को भी दे सकता है कि इस तरह से संपत्तियों का विक्रय दे दे, उधर कोष का स्रोत है, इस तरह से 4 दे, तो आपस में आपको मैच करना हो तो उसको ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। परचेज ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स इज। कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष में स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड, कोष प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ख्याति का परचेस किया जा रहा है, ख्याति का क्रय किया जा रहा है, किसके बदले में, ऋणपत्रों के निर्बंध द्वारा, यानी कैश नहीं दिया जा रहा। हम मुझे गुडविल को परचेस तो कर रहे हैं लेकिन बदले में क्या दे रहे हैं, हम डिबेंचर्स को दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस स्थिति में क्या होगा। कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष में स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड होगा, या फिर कोष प्रवाह नहीं होगा किसी भी तरह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कोई भी कोष प्रवाह नहीं होगा, ना ही आउटफ्लो होगा, ना ही इनफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ना ही हमारी कैश गई है और ना ही कैश, जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश जा रही है या कैश आ रही है तब वहाँ पर इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चीज़ उधार दी जा रही है या किसी चीज़ के बदले में दी जा रही है, तो वो किसी भी तरह का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कोष प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष प्रवाह ऋण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है। द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, यानी कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं तो जो उसमें फंड वर्ड है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, कैश, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। से क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए जल्दी से। अगर आपने जो है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो मुझे इसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोष प्रवाह होता है जब फ्लो ऑफ फंड टेक्स प्लेसेस वेयर, लेनदार को रोकड़ में भुगतान होता है। कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, देनदारों से रोकड़ प्राप्त होती है। कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, नगद से मशीनरी का क्रय होता है। मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश, ऋणपत्र के निर्बंध द्वारा ख्याति का क्रय। परचेजेस ऑफ गुडविल बाय इशू ऑफ डिबेंचर, तो आपको बताना है कि कब जो होगा वो फंड का फ्लो होगा। तो यहाँ पर लेनदार को रोकड़ में भुगतान दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक साइड से हमारा क्रेडिटर्स रोकड़ में भुगतान दे रहे हैं, तो एक साइड से हमारे क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं और दूसरी साइड से हमारा कैश भी है, यानी कि करंट एसेट में भी कमी आ रही है क्योंकि रोकड़ जा रही है, और लेनदार भी हमारे घट रहे हैं क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दिया, तो करंट लायबिलिटी भी आपकी कम हो रही है। तो कोई भी किसी भी तरह का प्रवाह नहीं होगा। देनदारों से रोकड़ प्राप्त हो रही है, तो क्या हो रहा है, डेटर्स थे, डेटर्स जितने के दे रखे थे, सपोज कर लीजिए 5,000 के, अब हमें उनसे कैश मिल गई, तो डेटर्स में जो 5,000 थे वहाँ से तो हट गए, लेकिन वो कहाँ पर आ गए, वो कैश में आ गए। तो किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आपके करंट एसेट में नहीं होगा। लेकिन जब नगद में मशीनरी का क्रय हो रहा है, जब आप मशीनरी को परचेस करें, तो वहाँ पर क्या है, देखिए 2 टर्म चल रहे हैं। एक तो फिक्स्ड एसेट है मशीनरी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है वो मशीनरी आ रही है, और नगद में कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश हमारा जा रहा है। तो यहाँ पर जो करंट एसेट है वो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जब हम कैश देंगे तो क्या होगा, करंट एसेट कम हो जाएगी हमारी, और जो मशीनरी है वहाँ पर मशीनरी फिक्स्ड एसेट में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कोष का प्रवाह क्या होगा, किस तरह का होगा, आउटफ्लो होगा, जो हमारा कैश होगा वो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। यहाँ पर ध्यान देना होता है आपको, जब भी बात करी जाए थी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब या तो करंट एसेट बढ़ रही है या तो करंट लायबिलिटी घट रही है, या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है करंट एसेट घट रही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रभाव होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रिजल्ट्स इन टू, कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड, कोष प्रवाह नहीं, नो फ्लोज ऑफ फंड, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो देनदारों से अगर जो डेटर्स हैं उनसे रोकड़ मिल रही है तो क्या होगा। अभी पहले ही मैंने समझाया था कि क्या होगा, डेटर्स आप लोग के कम हो जाएंगे, कैश बढ़ जाएगा। तो करंट दोनों ही तो करंट एसेट हैं, डेटर्स भी और कैश भी, तो किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, कोई भी प्रवाह नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कोष के प्रवाह को प्रभावित करता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफेक्ट्स द फ्लो ऑफ फंड, दोनों चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन, और ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग बोथ करंट अकाउंट्स, चालू और गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन, और ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग करंट एंड नॉन करंट अकाउंट, दोनों गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन, और ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग बोथ नॉन करंट अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा लेन देन जो ट्रांजैक्शन नीचे दे रखे हैं उसमें से कौन सा है जो कोष को प्रभावित करेगा, या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि या तो करंट हो और आपका फिक्स्ड हो, तो इस तरह से जो लेन देन होंगे वो दोनों को, वो जो होते हैं वो कोष के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहले के क्वेश्चन से हमने देखा कि मशीनरी हमने परचेस करी कैश में, तो वहाँ पर क्या था, एक था फिक्स्ड और दूसरा था करंट। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ ढूंढना है। तो दोनों चालू खातों पर तो दोनों ही करंट हैं, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। और दूसरा वाला जो दे रखा है ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग करंट एंड नॉन करंट अकाउंट्स, बस यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा कि एक करंट अकाउंट है, दूसरा नॉन करंट अकाउंट है। और तीसरा भी देख लेते हैं, और ट्रांजैक्शन इफेक्टिंग बोथ नॉन करंट अकाउंट, तो दोनों ही नॉन करंट है, तभी कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। किससे प्रभाव पड़ेगा कि एक आपका करंट अकाउंट हो, दूसरा नॉन करंट हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग का विक्रय है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इज। कोषों का एक प्रयोग, एन एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोषों का एक स्रोत, अ सोर्स ऑफ फंड्स, कोषों का प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड्स, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका, अगर जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया है कि इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म है, तो उनको अगर हम सेल कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, सेल करेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगी, तो क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम हो गई, कैश आ गई, आई तो आपकी करंट एसेट के ही कॉलम में, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है। नो फ्लो ऑफ फंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार कोष का उपयोग नहीं माना जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेस ऑफ फंड। आपको बताना है कि जो व्यवहार दे रखे हैं इसमें से कौन सा इससे कि कोष पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परिचालन से हानि, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, लाभांश का नगद भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, पूंजी का नगद में शोधन, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल इन कैश, नगद के लिए स्थायी संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें कोष का उपयोग नहीं हो रहा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है, सोर्स ऑफ फंड है। परिचालन से हानि है, कोष के प्रयोग में जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में होगा, अगर लाभ होता तो कहाँ जाता, सोर्सेज ऑफ फंड में जाता। फिर लाभांश का नगद भुगतान किया है, ये भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है। पूंजी का नगद में शोधन है, ये भी किस में जाएगा, रिडेम्पशन किया है, तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। जो हमने सेल की है, तो जब सेल करी है तो उससे क्या आई है, कैश आई है, तो ये किस में जाएगा, ये सोर्सेज ऑफ फंड में जाएगा, ना कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब हम स्थायी संपत्ति विक्रय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, संपत्ति जा रही है, कैश आ रही है, कैश आ रही है, तो सोर्स हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड की उत्पत्ति हो सकती है, सोर्सेज ऑफ फंड में बी जनरेटेड बाय। चालू संपत्तियों एवं स्थायी संपत्तियों के मध्य लेन देन से, ट्रांजैक्शंस बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य लेन देन से, ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। स्थायी संपत्तियों स्थायी दायित्वों के मध्य लेन देन से, ट्रांजैक्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पहले हम बी पॉइंट को देखते हैं, जिसमें कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही है। तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में ही हो रहा है तो इफेक्ट नहीं आएगा। जो सी पॉइंट है इसमें भी करंट फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे भी इफेक्ट नहीं आएगा। कहाँ पर इफेक्ट आएगा, जो ऑप्शन ए दे रखा था, ट्रांजैक्शन बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। जब चालू संपत्ति और स्थायी संपत्तियों में होगा तभी क्या होता है, जो को फंड होता है, कोष होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि अभी आपने पहले के क्वेश्चंस में अच्छे से समझ लिया, अगर हम लेनदारों को भुगतान कर रहे थे तो क्या था, लेनदार कम हो रहे थे और कैश भी इधर से कम हो रही थी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। इसी तरह हमने जो अगर संपत्ति कोई खरीदी और उसके बदले में हमने क्या किया कि शेयर्स दे दिए या फिर डिबेंचर दे दिए, तो वहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि दोनों ही फिक्स्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने करंट एसेट के जो थी, यानी कि हमने स्थायी संपत्ति कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी कैश और उसको दी, तो वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स कवर किए, जिसमें हमने समझा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, साथ ही फंड फ्लो स्टेटमेंट्स से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह इसके जो और चैप्टर्स हैं उसकी भी आप लोग को वीडियो मिलेंगे, जिससे कि आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी कवर हो जाए आसानी से और आप रिवीजन कर लें। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोज़ भी फिर मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि पूरा कंप्लीट रिवीजन सब्जेक्ट वाइज आप लोग का हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।